हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट को पता है कि पार्ट थर्ड में और 12 से लगा के 35 यानी 12 टू 35 के अंदर रखा गया है। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, और उसके बाद हम देखते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने पहले कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन के बारे में समझा था। आर्टिकल 2 के बारे में समझा था, किसी भी स्टेट को अपना देश मिला सकता है फॉरेन, किसी फॉरेन स्टेट को। और 3 के अंदर देखा था किसी भी बाउंड्री, किसी भी स्टेट की बाउंड्री नेम चेंज कर सकता है। और 4 के अंदर देखा था हमने। 5 के अंदर हमने देखा था, 5 से देखा जाए तो 11 तक हमारा देखा जाए तो हमारा सिटीजनशिप दे के रखा था। तो उसके अंदर देखा था 5 के हिसाब से क्या कौन किसको सिटीजनशिप मिलेगी। 6 के अंदर देखा था पाकिस्तान से जो कोई भी व्यक्ति आया तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। 7 के अंदर देखा था इंडियन पीपल को सिटीजनशिप मिलेगी अगर जो पाकिस्तान से होकर वापस आ जाए। और 8 के हिसाब से देखा उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। 9 के हिसाब से देखा था हमारी, अगर जब तक वो किसी भी देश के सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक उसकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। और 10 के हिसाब से देखा था कि अगर जो वो देश विरोधी काम करता है तो उसके सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। और 11 के अंदर देखा था हमने कि अगर जो भी कोई भी नियम बनाएगी सिटीजनशिप से संबंधित तो पार्लियामेंट हमारी बनाएगी, पार्लियामेंट। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। आज हम देखते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल के राइट के अंदर देखते हैं आर्टिकल नंबर 12 से। तो आर्टिकल 12 के अंदर देखा जाए तो क्या दे के रखा है। सबसे पहले देखा जाए तो आर्टिकल 12 के अंदर हमारा दे के रखा है फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे डिफिनेशन दे के रखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे होंगी। तो अगर जो सबसे पहले देखा जाए तो फंडामेंटल राइट हमने लिया था तो यूएसए से लिया था। ठीक है, और ये देखा जाए तो व्यक्ति पर्सन के लिए होता है या किसी पब्लिक गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है। ठीक है, देखा जाए जैसे किसी कंपनी के लिए नहीं होता है, व्यक्ति के लिए होता है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का देखा जाए तो एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन ये ब्रिटेन में बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसी फंडामेंटल राइट को। ठीक है, अब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट आखिर है क्या, कैसे है। सबसे पहले देखा जाए अगर जो मान लीजिए किसी भी कंडीशन में है तो क्या इसको सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कैंसिल किया जा सकता है, या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हाँ, लगाया जा सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो कौन प्रतिबंध या कैंसिल करके कौन लगाएगा, तो अगर जिसको कैंसिल करेगा, निलंबित कर सकता है तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है। लेकिन अगर जो प्रतिबंध लगाना है तो ये पार्लियामेंट करेगी। प्रतिबंध लगाने का मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है कि मतलब जो फंडामेंटल राइट में नहीं होना चाहिए उसमें बिल्कुल ख़त्म कर देना, तो ये पार्लियामेंट हमारी करेगी। लेकिन अगर कुछ दिन के लिए सस्पेंड करेगी तो प्रेसिडेंट हमारे करेंगे, सस्पेंड कर देंगे। जैसे आपको पता है कि इमरजेंसी के टाइम में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर जो ये चीज़ें होंगी तो ये हमारे करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि कोई भी राज्य से मतलब देखा जाए, कोई भी मतलब राज्य, सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट्स के विरोध में हो। ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को मतलब नुकसान पहुंचाता हो, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बोर्ड से संबंधित हो गए, इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट जो देखते हैं, तो वो नियम बना सकती है क्योंकि बहुत सारे नुकसान करते हैं तो नियम बना सकती है। लेकिन अगर जो वो फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाती है तो ऐसे चीज़ें नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए, अब देखते हैं, हमने 12 के अंदर देख लिया, तो 12 के अंदर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट से संबंधित हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, अब 13 के अंदर हम लोग देखते हैं कि 13 के अंदर हमारा क्या दे के रखा है। तो 13 के अंदर जो दे के रखा है तो डेरोगेशन से संबंधित दे के रखा है। अब डेरोगेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है अल्पीकरण। हमारे फंडामेंटल राइट्स वहीं तक लागू रहेंगे जब तक किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जिस दिन हमारे फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने लगेंगे तो वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट खत्म हो जाते हैं, असंगत। अब समझ लिया जाए जैसे इनकॉन्सिस्टेंट, या डेरोगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसमें मतलब ये है इनकॉन्सिस्टेंट, किसी भी व्यक्ति को जो हमारे फंडामेंटल राइट तकलीफ पहुंचाते हैं तो वहाँ पे मतलब ये असंगत, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएंगे। इसलिए इनका जो लिमिट है तो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कोई भी नियम जो मतलब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, ऐसे कोई भी नियम जो पहले से बने हुए हैं, संविधान बनने से पहले से, अगर जो वो
फंडामेंटल राइट्स के विरोध में नहीं है, ठीक है, तो वह वो हमारे नियम रहेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा पर्सनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें थी, 1935 में से 1937 तक चला, अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनमें बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, तो वो अभी भी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारा ट्रिपल तलाक जब हुआ था तो उसमें से कुछ ख़त्म कर दिया गया था कुछ चीज़ें, लेकिन पूरा ट्रिपल तलाक नहीं ख़त्म हुआ था। उसमें से देखा जाए तो पर्सनल लॉ हिंदू और मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए था। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं बेनिफिट के लिए तो वो रहेंगी, अगर जो वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति के नुकसान पहुंचा रही है तो वो हमारे ख़त्म कर दी जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट की जो मतलब रक्षक बोलते हैं, जिसको मतलब जो रक्षा करता है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोलते हैं। अगर जो आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का नुकसान कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको कहीं भी, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आप डायरेक्ट जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आपके फंडामेंटल राइट का मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी देगी और डायरेक्ट आपको सुनेगी कि फंडामेंटल राइट का नुकसान क्यों कर रहे हैं, तो आपको जजमेंट देगी और आपको मतलब पूरी आपकी सिक्योरिटी के साथ में हर चीज़ बताएगी सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इसका फंडामेंटल राइट का रक्षक बोला जाता है, ठीक है। अब समझेंगे कि हम लोग, तो यहाँ पे देख दिया जाए तो मैंने अब लिख भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आपका रक्षक है फंडामेंटल राइट का। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमने 13 के बारे में समझ लिया। आपने देखा होगा 14 के समझते हैं। 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये देखा जाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ पे था, ये यूके में था। अब क्या मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ? कानून के समक्ष सभी को समानता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सभी के लिए है। सबसे पहले इसको अगर बोला था तो किसने बोला था, तो एवी डायसी ने बोला था इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समानता। तो ये तो भाई यूके से था, ठीक है। लेकिन दूसरे में लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये देखा जाए तो यूएसए में था। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मान लीजिए कोई भी 20 साल का लड़का है और कोई मान लीजिए 6 साल का लड़का है, तो उसमें 6 साल के वाले लड़के को देखा जाए तो आधा किराया लगा होता है। लेकिन अमेरिका वालों ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, तो इसको बोला गया है कि इनको अगर जो किसी भी उस तरह की कंडीशन होती है, मान लो कोई क्रिमिनल वाला काम कर दिए, तो उनको बराबर मतलब सज़ा दी जाएगी उनको। लेकिन अगर जो कुछ चीज़ों में ऐसी है जो मतलब देनी चाहिए तो वो फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन अगर जो उस तरह का कोई भी सेम, अगर जो मान लीजिए मर्डर कर दिया, उस तरह का सेम चीज़ कर दिया, तो उनको बराबर दी जाती है। तो ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये यूएसए में था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी इस टाइम पे लेडीज को कभी भी फांसी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्योंकि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, और डिफर्मेशन की भी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए देखा जाए तो हम लोग समझते हैं अब आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 के बारे में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि कभी भी आप लोग रिलीजन और कास्ट, ये जन्म के स्थान पर या वंश के स्थान पर या मतलब जेंडर के हिसाब से, मतलब धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म के हिसाब से आप किसी पे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आपके 15 के मतलब आर्टिकल 15 के अंदर यानी 15 के अंदर कहा गया है। अब क्यों कैसे नहीं कर सकते समझते हैं थोड़ा। इसमें अगर देखा जाए तो कैसे नहीं कर सकते, बहुत आपने देखा होगा कि पहले जब हमारे मतलब अंग्रेज़ों ने जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में थी, तो उस टाइम पे जब भी मतलब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस टाइम पे सिंधवी जो मतलब आप जानते ही होंगे मध्य प्रदेश के थे, तो सिंधवी पहले उनका सपोर्ट अंग्रेजों करते थे। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। तो सिंधवी से देखा जाए, ठीक है, तो अगर जो वो इस टाइम पे देखा जाए तो मतलब पहले तो उनके जो मतलब पूर्वज थे उन्होंने विरोध वाला काम किया, लेकिन इस टाइम पे वो वंश के हिसाब से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के हिसाब से मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इसके हिसाब से धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकता। कोई जाति के हिसाब से, पार्टिकुलर जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। ये जेंडर मतलब फीमेल मेल के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जन्म हिसाब मान लीजिए बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है
कि बिहार वाले उत्तर प्रदेश वाले जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, वहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते कि मतलब आप लोग वहाँ से हैं यहाँ नहीं काम कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है। अगर जो आप ऐसा करते हैं, कोई भी किसी की भी अगर जो गवर्नमेंट को कोई भी अगर जो सबूत मिल गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है। और आप इसको अगर कोई भी करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपके पास सबूत है। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर कहा गया है कि आप रिलीजन, कास्ट, बर्थ एंड वंश, जेंडर, इसके हिसाब से कभी भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जो ज़रूरी है वहाँ पे गवर्नमेंट करती भी है। मान लीजिए बहुत सारे हैवी काम हैं तो आर्मी को दिए जाते हैं, फिर ज़्यादा मेल को, क्योंकि फीमेल को बोला जाता है कि वो कमज़ोर होती हैं उस तरह के काम में करने के लिए, इसलिए ये ज़रूरी भी है और करते भी हैं। लेकिन फीमेल कहने की बात है, लेकिन इतना कोई कमज़ोर नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं। तो ये देखा जाए तो हमारे 15 के अंदर कहा गया है, 15 के अंदर, कि ये आप लोग नहीं कर सकते। अब समझते हैं 16 के बारे में। आर्टिकल 16 के बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी देखा जाए तो लोक नियोजन की समानता सभी को है। इसमें कैसे, मान लीजिए सभी को समान, मतलब कोई भी काम के लिए समान मतलब उसको अधिकार देना है, सब चीज़ देनी है। जैसे मान लीजिए आप जाति या लिंग या आरक्षण के हिसाब से आप लोग वो नहीं कर सकते हैं, या किसी भी स्थान के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अभी इस टाइम पे बहुत सारी चीज़, झारखंड में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे वो पिछड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, ठीक, लेकिन वहाँ पे सभी को बराबर हिसाब से देखा जाए तो सभी को बराबर अधिकार देना है काम के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसके हिसाब से देखा जाए तो 16 के अंदर कहा गया है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे कोई भी हो। और 17 के अंदर कहा गया है अनटचेबिलिटी। अब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गाँव में ज़्यादातर चलता है छुआछूत, यानी अनटचेबिलिटी चलती है। अब परिस्थिति के हिसाब से देखा जाता है, ये दलित है, ये जनरल है, ये ओबीसी है, तो इसके हिसाब से चलता है। तो ये नहीं कर सकते हैं आप। अगर जो आपके पास अगर जो कोई भी ऐसा अगर जो कुछ भी मिलता है, सबूत मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट आप एक्शन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की बीमारी है, इस टाइम पे अच्छा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोरोना हो गया और उसको कोरोना है, तो आप उसको छूने से मना कर सकते हैं, उसको अपने पास में बैठने से मना कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर जो ऐसी चीज़ें हैं तो आप दूर रह सकते हैं। तो ये आपके 17 के अंदर कहा गया कि आप अनटचेबिलिटी का काम नहीं कर सकते, अछूत अपराध ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिटी में देखा जाए तो सिटी में तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर जो गांव में देखा जाए तो गांव में आजकल भी मतलब बहुत जगह ये अभी है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के अंदर बोला है। ठीक है, तो अगर जो और इसके हिसाब से देखा जाए तो 1955 यानी 1955 में कानून भी बनाया था, और 1979 यानी 1989 में इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन बहुत जगह ऐसे अभी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं हम लोग 18 के अंदर क्या कहा गया है। 18 के अंदर हम लोग देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16, 17, 18 के अंदर देखते हैं। ये बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आपने देखा होगा कि पहले जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, राजाओं को देखा जाता, महाराज, सर, नाइट सूट, ऐसे करके बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी। लेकिन उस टाइम पे बहुत लोग लगाते भी थे। लेकिन अब जब से कानून बन गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया है, भारत का संविधान, तब से बोला गया है आर्टिकल 18 के अंदर कि आप ऐसे कभी भी चीज़ों का मतलब अपने नाम के सामने आगे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती हैं। इसलिए आप देखा जाए तो कोई भी अगर जो पहली बात तो दूसरे से अगर जो कहीं भी विदेश में मिलता है तो वो अब ले नहीं सकता, उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ ये चीज़ें ले लीजिए। लेकिन अगर जो ले भी लिया तो वो अपने नाम के सामने नहीं लगाता है। ठीक है, और देखा जाए तो नेशनल अवार्ड आपने देखा होगा, भारत रत्न, विभूषण, ये जो सब चीज़ें मिलती हैं तो इनको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं।
लेकिन हाँ एजुकेशनल या रैंक, जैसे मान लीजिए पुलिस में बहुत सारे डीएसपी एसपी ये जो बोल दिया जाए दरोगा वो लोग बोलते हैं, तो इसमें ब्रिगेडियर जैसे बोल दिया जाए, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इनको देखा जाए तो रैंक ये एजुकेशनल एजुकेशनल जैसे रैंक, जैसे मान लीजिए प्रोफेसर बोल, या बोल दिया जाए एजुकेशनल ये रैंक, जैसे पुलिस में जैसे मिलते हैं रैंक बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए डीएसपी एसपी डीएम जैसे ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एजुकेशनल बोल दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर लगाते हैं या प्रोफेसर लगाते हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जैसे मान लीजिए राजा महाराज सर नाइटहुड या बहुत सारे ऐसे होते हैं सर मैडम ऐसा करके थे, तो वो नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर क्या कहा गया है। ठीक, आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया है कि बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला गया है आर्टिकल 19 को। तो क्यों बोला गया इसको हम लोग अच्छे से विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए आर्टिकल 19 के 1 में क्या कहा गया है, 1 में, इसमें बोला गया एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होती है भाई, इस टाइम पे आपने देखा होगा मीडिया वाले बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं कि हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसीलिए ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और कभी भी कुछ भी चीज़ें जो चीज़ दिखानी चाहिए वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए वो दिखाते रहते हैं। तो इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है आर्टिकल 19 के 1 में। ठीक है, इसमें बोलने की आज़ादी भी है, मौन रहने की। अगर मान लीजिए कोई भी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि मतलब जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ मौन रहते हैं। और यहाँ पे पुतला जलाने की भी आज़ादी है। मान लीजिए कहीं भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के पुतला जला दिया जाता है, तो ये आर्टिकल 19 के 1 में बोला गया है पुतला जलाने की भी आज़ादी है, ये झंडा फहराने की आज़ादी है। आरटीआई, अब मान लीजिए कोई भी बोलने की आज़ादी थे तो वो तो समझ लीजिए कि आरटीआई पूछने की भी आज़ादी होगी, पूछने के भी आज़ादी है आर्टिकल 19(1) के अंदर, पूछने की। आरटीआई के तहत कोई भी आप चीज़ पूछ सकते हैं। तो इसको यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल 19(1) के अंदर एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है। आप दूसरा देख लीजिए, एक दूसरा है 19(2) के बारे में, 19 और 2 के बारे में बोला है। तो इसमें बोला है असेंबली के बारे में। असेंबली क्या होती है, मान लीजिए सभा बनाना। और मान लीजिए आपके पास एक्सप्रेशन है तो आप सभा बना सकते हैं, मतलब इकट्ठा करके। अब वहाँ पर जो सभा हो जाएगी तो आप ज़रूरी है कि आप एसोसिएशन भी बना सकते हैं, मतलब संगठन भी बना सकते हैं। और संगठन के बाद में 3 के बारे में बोला गया, संगठन के बारे में 3 में बोला गया है। और चौथे में बोला गया है फ्रीली मूव, आप कहीं भी घूम सकते हैं। अब घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इतना फ्री है कि मतलब किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे कि क्या कर रहे हो, तो ये मतलब नहीं है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। मतलब किसी के चीज़ों का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, इतनी आपको आज़ादी है आर्टिकल 14 के अंदर। यानी संचरण फ्रीली मूव, कहीं भी मूव घूम सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए, अभी आपने देखा होगा कि मतलब बोलने की आज़ादी के हिसाब से आपने प्रशांत भूषण वकील को देखा होगा, उन्होंने क्या किया था एक टाइम पे आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे अरविंद बोबड़े, ठीक है, तो वह उन्होंने क्या किया था कि वो कोरोना के टाइम में बिना मास्क लगाए हुए मोटरसाइकिल में घूम रहे थे। और उन्होंने सवाल कर दिया था मीडिया में और ट्वीट भी कर दिया था कि हमारे सीजीआई घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, और लोग जजमेंट के लिए घूम रहे हैं, अपने मतलब हर चीज़ न्याय के लिए घूम रहे हैं। तो इस तरह उसको बाद में क्या किया था कि उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये तुमने गलत किया है। तो बाद में क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि आप अपना वापस ले लो, प्रशांत भूषण को बोला था, लेकिन प्रशांत भूषण ने कहा कि उसे पता था कि भाई मेरी स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है। तो बाद में फिर क्या हुआ था कि उन्होंने जो हमारा सीजीआई है उन्होंने ₹1 लगाया था पेनल्टी। ₹1 इसलिए लगाया था क्योंकि अगर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो कोई भी गलत फैसला दिया होता, तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 129 के अंदर कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो वो अभिलेख बन जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर जो प्रशांत भूषण को अगर जो ऐसी इसके मामले में अगर सज़ा मिलती तो वही सज़ा दूसरे को अगर कोई भी करता तो उसको ही मिलती, इसलिए उसको ₹1 से पेनल्टी लगा के उसे छोड़ दिया गया था उनको। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इतनी बड़ी पावर है, आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 19 के 5 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है मतलब निवास बसने की आज़ादी। तो आर्टिकल 5 कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली गए या मुंबई गए, आपको मन कर गया वहाँ पे रहने की व्यवस्था आपको अच्छी लग गई तो आप वहीं सेटल हो सकते हैं। सेटल होंगे तो भाई आपको संपत्ति तो खरीदनी पड़ेगी, तो आप खरीदने की संपत्ति की आज़ादी
आर्टिकल 19 के 6 में दी गई है, तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं। और आर्टिकल 19 के 7 में भी अब भाई आप संपत्ति लेके रहेंगे तो व्यापार प्रोफेशन तो चुनना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप प्रोफेशन भी कोई भी चीज़ दुकान वगैरह खोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है, अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि आप ऐसी चीज़ें करेंगे लेकिन एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये पब्लिक या मोरल कोर्ट की कोई भी विदेशी संबंध, ऐसी चीज़ें मतलब इनके कारण नुकसान नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं कही गई हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जब आप मान लीजिए संपत्ति का, अब आपने देखा होगा कि 1948 के 1944 जब था, मोरारजी देसाई थे हमारे, तो मोरारजी देसाई थे हमारे, तो वहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, जब मोरारजी देसाई थे तो हमारे उन्होंने, जब इंदिरा गांधी ने 1942 में जब एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना 1942 के उसको, तो उन्होंने जब अमेंडमेंट करके जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, और वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी जब इमरजेंसी के टाइम में, तो उन्होंने फिर जब मोरारजी देसाई आए थे तो 1944 में उन्होंने चेंज किया था, और इसको जो प्रॉपर्टी का राइट है, जो संपत्ति का अधिकार है, तो इसको देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था कि इसको चेंज करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो इसको बना के क्या किया था, तो 300 के एक में यानी 300A में डाल दिया गया था। क्योंकि विकास होने, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें उससे होती हैं, मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ट्रेन की पटरी बन रही है बहुत सारी, अब किसी का बीच में खेत पड़ गया, फिर बीच में खेत पड़ गया, अब वो बोल दे भाई इसको मोड़ ले, मैं तो देने वाला नहीं, गवर्नमेंट बोले हमको दे दो ये, बाकी पैसे ले लो, लेकिन वो नहीं देना चाहता। तो इसीलिए देखा जाए तो मोरारजी देसाई ने एक काम ये किया था, लेकिन बहुत गलत गलत काम भी उन्होंने किए थे पहले, लेकिन यही काम उन्होंने अच्छे किया था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के राइट को अमेंडमेंट करके 300 के एक में डाल दिया था। फिर उसके बाद में अगर जो गवर्नमेंट उसको लेना चाहती है तो ले सकती है, और उसके हिसाब से उसको पैसा दे देती है। तो इसके हिसाब से ये संपत्ति का राइट हट के फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट 19 के अंदर देखा था, 19 के अंदर तो 6 बचे थे, 7 संपत्ति का राइट खत्म हो गया था। अब दो चीज़ें देखती हैं संपत्ति के राइट में, एक तो 31 के अंदर दिया है, 31 के अंदर भी, और एक ये 1906 के अंदर दिया है। तो इसमें देखा जाए तो ये इसमें दिया है 1906 के अंदर, तो ये आपको जब खुद खरीदते हैं तो इसके बारे में कहा गया है, और जो 31 के अंदर बोला गया है तो वो आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है, मतलब जो आपके दादा परदादा से जो मिली है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब समझते हैं हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 20 के बारे में बोलते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। इसका मतलब क्या होता है, दोष सिद्धि में संरक्षण। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत चीज़ें होती हैं, अपराध के समय का कानून, इसमें कहा गया है कि अगर जो आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसी के टाइम के कानून के हिसाब से अपराध मिलेगा, अपराध का सज़ा मिलेगी। मान लीजिए आपने 2021 में आपने कोई भी किसी का हाथ तोड़ दिया, ठीक है, और 2021 में आपका हाथ तोड़ दिया, मान लीजिए हाथ तोड़ने का आपको मान लीजिए जो 1 साल की सज़ा है, तो आपने उसके कोर्ट उसी टाइम के कानून के हिसाब से आपको सज़ा देगी। अगर मान लीजिए 2022 में सज़ा दे रही है कोई कानून, तो आपको 2022 के हिसाब से सज़ा नहीं देगी। 2021 में आपने हाथ तोड़ा था, 2021 के हाथ से टाइम से आपको सज़ा दिया जाएगा। अगले अगर जो कोई भी कानून में चेंज या कुछ भी होता है तो उसके हिसाब से सज़ा नहीं दी जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कर दिया, और अभी देखा था आपने कि लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जब फंसे थे, तो उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने सज़ा काटी। और उनको चारा घोटाले में क्या हुआ था कि उन्होंने, उनसे जब पूछा गया था कौन सी गाड़ी से भेजा, तो उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया। जब पता किया था तो मोटरसाइकिल का नंबर मिला था। अब समझ सकते हैं, तो ऐसे ऐसे नेता हैं। तो कोई भी अगर जो किसी भी आप अपराध में एक बार सज़ा काट चुकी हैं तो दोबारा उसी अपराध की 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 के अंदर कहा गया है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के अंदर कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब समझते हैं दूसरा, इसी में कहा गया है एक अपराध की सज़ा एक ही बार मिलेगी, ये हो गया। और इसमें यह कहा गया है आर्टिकल 20 के अंदर कि खुद के विरुद्ध आप कोई भी गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, पिटाई कर करके उसको मतलब बोलते हैं कि हाँ भाई यही सज़ा दी है, यही इसी ने नुकसान किया है, इसी ने चोरी की है, बहुत सारी ज़बरदस्ती पकड़ के उसको ज़बरदस्ती उगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कोर्ट में जाएं
तो कोर्ट में आप बोल सकते हैं कि हम कभी नहीं किए हैं, आप भले ही उनके सामने बोल सकते हैं, पुलिस वालों के अकेले के सामने, लेकिन जब कोर्ट में जाएँ तो आपको सही बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया। तो ये चीज़ें वो खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं, ये 20 के अंदर कहा गया है, डरने की बात नहीं है। अब 21 के बारे में देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 21 के अंदर क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, इसमें बोला गया है जीने का अधिकार है, ठीक है। अब जीने के अधिकार के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए तो पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है कि अगर जो पर्यावरण कोई भी गंदा होता है तो अब जो भी पर्यावरण गंदा करेगा उसको दिक्कत, उसको सजा दी जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों का चालान काट दिया जाता है अगर उनमें धुआं छोड़ता है। तो आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है अब अगर जो जीने की स्वतंत्रता है तो आत्महत्या की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर जो आत्महत्या आप करेंगे, आर्टिकल 21 के अंदर बोला गया है आत्महत्या का जो करेंगे, अगर जो आप मरे नहीं तो आपको 309 यानी 309 के तहत आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, पूछेगी, पिटाई भी करेगी। इसलिए आत्महत्या भी करना अलाउ नहीं है आर्टिकल 21 के अंदर। इसमें बोला गया है हेल्थ की बात भी की गई है। आप हेल्थ का कोई भी कुछ भी आपसे नहीं छीन सकता है। अब इसमें बोला गया है विदेशी एकांत विदेशी यात्रा के बारे में बात की गई है। आपने देखा होगा मेनका गांधी केस में, तो इसमें बोला गया था विदेशी यात्रा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए प्राइवेसी के बारे में भी बात की गई है। 21 के अंदर प्राइवेसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में बात ये की गई है कि अगर जो कोई भी चीज़ आप छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, आपको कोई छेड़खानी नहीं करे। एक बार क्या हुआ था कि एक औरत ने क्या किया था कि दूसरे से बात करती रही, उसके पति ने बोला था कि भाई तुम किससे बात कर रही हो, अकेले में कर रही होगी, तो उसने लॉक लगा दिया था अपने मोबाइल में। लेकिन बाद में जब उसके पति ने उसमें छेड़खानी किया तो पत्नी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने बोला कि भाई हमको 21 के अंदर, उसको कानून पता रहा है, तो उसने बोला कि 21 के अंदर हमें प्राइवेसी की फंडामेंटल राइट दिया गया है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट ने उसको सजा बोला था उसके पति को कि ये बात तो सही है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेसी के बारे में बात की गई। आप किसी भी अगर जो चाहे तो अपनी जानकारी दे सकती है या दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। तो आप प्राइवेसी के बारे में जो बात की है 21 के अंदर कहा गई है। और इसमें देखा जाए तो अडल्ट्री के बारे में ये ख़त्म कर दिया गया है। मान लीजिए कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें हैं, किसी भी औरत का या किसी भी आदमी का चक्कर चल रहा है, तो अगर जो आदमी वो चाहे अडल्ट्री के बारे में, तो आदमी चाहे तो अब तलाक ले सकता है। लेकिन पहले क्या था, पहले सिस्टम ये था कि उसमें सिर्फ आदमी को सज़ा मिलती थी, औरत को नहीं मिलती थी। अगर जो औरत आदमी का चक्कर चल रहा है, किसी उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ लिया तो औरत को सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन आदमी को दी जाती थी। ये गलत था। इसलिए देखा जाए तो अडल्ट्री का सिस्टम ख़त्म करके इसमें तलाक अगर जो आदमी लेना चाहे, उस आदमी किसी औरत का, अगर जो औरत को पा गया आदमी, तो वो तलाक ले सकता है। इसमें बात की गई है, ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 21 के बारे में क्या कहा गया है। आर्टिकल 21 के बारे में समझते हैं। तो आर्टिकल 21A के बारे में कहा गया है तो राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के बारे में है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इसमें बात की गई है, ये देखा जाए तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और इसमें मतलब ये होगा अगर जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 6 से 14 साल तक, तो यहाँ से जो 0 से 6 से हैं, तो इसमें देखा जाए तो हेल्थ की बात भी की गई है, ठीक है। हेल्थ भी देगा गवर्नमेंट। ये आपको आई होप को समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।